आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो 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 एम आई ऑडिबल? यो 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 कितने सवाल हो गए थे? कितने सवाल हो गए थे? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व? 30 से होगा? मेरी आंखें नहीं दिख रही यार, चश्मा नहीं है। गिव मी सम टाइम प्लीज, लेके आता हूँ, भूल गया। चश्मा चाहिए, ठीक है? तो विद इन ए मिनट आई एम कमिंग। ओके हेलो। तो हम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक पढ़ाई कर ली थी। अब हमें पढ़ना है पहले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बस उस सीरीज को समझना है। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई थिंक यहां तक हमने सवाल भी कर लिए थे, 29 तक, ठीक है? और चलो चुपचाप एचपी देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब लिख रहा हूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। नाम थोड़ा खतरनाक है, यस। हरात्मक श्रेणी क्या मतलब होता है इसका? लेट्स अंडरस्टैंड एंड सी हरात्मक श्रेणी क्या होता है। तो देखो, इसमें बहुत ही सिंपल सी सीरीज है कि अगर मैं एक ऐसी सीरीज लिखूं 1, 1/2, 1/3, 1/4, मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास इंडिविजुअल टर्म्स इस तरह से लिखे हुए हैं, जो टर्म्स का अगर मैं उल्टा लिखूं तो ऐसा बनेगा। तो एचपी अगर पता करना है तो आप एचपी के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिखो। अगर वो एपी में है तो ये सीरीज हमारी एचपी में है। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक सीरीज मान लिया है मेरे पास 1/3, 1/5, 1/7 डॉट डॉट डॉट, तो ये एचपी में होगा क्योंकि 3, 5, 7, 3, अरे यार 3, 5, 7 ये हमारे एपी में है। इसका उल्टा करो तो अगर एक सीरीज दी है उसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल एपी में होगा, तो हमारी ये जो सीरीज है ये कहलाती है कि ये एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया सभी को? यस और नो? क्लियर है? ओके। अब एक टर्म है हार्मोनिक मीन का, देखते हैं। अगर दो संख्याएं हैं मेरे पास, मान लिया बेटा ए और बी, और इन दोनों का हमने कहा था एपी अगर निकालना है तो बनता है a+b/2 बनता है। दो संख्याएं अगर दी हो और मुझे कहा जाए कि इनका जीपी निकाल दो, तो जीपी पता है कैसे निकलता है? a × b का स्क्वायर रूट। दो जीपी कर रहा हूं, एम और जीएम, सॉरी, इसका नाम था एम और जीएम। ओके, दिस इज एम एंड दिस इज जीएम, एंड देन वी हैव ए वर्ड कॉल्ड एचएम यानी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन दो संख्याओं का होता है 2ab/a+b, इनका हार्मोनिक मीन होता है। क्लियर? दो जो संख्याएं हैं, ये आपका एम हो गया, ये आपका जीएम हो गया, एम जीएम एचएम। सो हमने कहा कि ये हमारा ए और बी, एम जीएम एचएम। ये चीज समझना है कि दो संख्याएं अगर ए और बी दी हो, तो देखो, आप कहोगे सर दो संख्या दी हैं, कोई जरूरी थोड़े ना कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि हम एचएम निकाल रहे हैं। देखो, अगर दो ही संख्या दी जाए तो आप सीरीज कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैं कहूं आपके पास दो नंबर है, 1 और 2। अब 1 और 2 जो है ना, केवल दो ही नंबर है ना, तो आप बनाने को अगर यहां 3 लिख दो तो आप कहोगे एपी बन जाएगा आगे। अगर आपने यहां 1 लिखा और इसको 2 लिखा, फिर अगला 4 लिख दो तो ये जीपी बन जाएगा। यहां एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। आप बताइए आगे मैं क्या लिखूं कि ये नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए? अगला नंबर मेरा क्या होना चाहिए? तो 1, फिर 1/2, फिर 0। ओके, क्या 0 लिखोगे आप? क्या लिखोगे यहां पर कि ये नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाए? 0 नहीं होगा ऑब्वियसली। क्या होगा? अगर ये नंबर 1 है, यहां 2 है, मैं यहां क्या लिखूं कि ये नंबर एचपी में कन्वर्ट हो जाए?
आप कहोगे एचपी में कोई नंबर कन्वर्ट तब होता है जब उसके रेसिप्रोकल्स एपी में हो। तो रेसिप्रोकल 1 बना, फिर 1/2 बना। अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो पहला नंबर मुझे मिला 1/1, दूसरा नंबर मुझे मिला 1/2, तीसरा नंबर मैं क्या लिखूं? कैन यू टेल मी? 1 से 1/2 आधा का रिडक्शन हुआ, आधा का रिडक्शन होकर 0 ही बनाएगा। कौन कह रहा है 1 बनेगा? तो आइडियली 1 2 से एचपी आप नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि 0 का मतलब यहां तो आपको 1/0 लिखना पड़ेगा जो कि अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं और लेट से मैं इसको, ये मैंने वो सीरीज लिखी जहां पर एचपी आप नहीं बना पाओगे उल्टा करके, लेकिन अगर आप यहां पर 1 और 3 लिखें, तो 1 और 3 अगर आप लिखते हो तो आप कैसे बनाओगे? आप कहोगे देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बनेगा, वही बनेगा। यहां आपने 2/3 रिड्यूस किया, यहां भी आप 2/3 रिड्यूस करिए तो -1/3 हो जाएगा, तो इसका उल्टा यहां -3 बनेगा। तो ये आपका एचपी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब दो नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएं, राइट, ओनली 2 नंबर्स, तो सीरीज आपकी डिफाइंड नहीं होती कि वो एपी है, जीपी है, एचपी है। वी कैन कन्वर्ट दैट। नहीं नहीं, ये 1 to 4 कहां जी एचपी लिखा हुआ है बेटा? यहाँ 1 जीपी लिखा हुआ है ना। एचपी का मतलब होता है जो सीरीज है उसके उल्टा एपी में होना चाहिए। बट अगर दो नंबर दिए हैं जिनसे तीनों सीरीज बनाई जा सकती है, अगेन अंडरस्टैंड, ये वाला केस नहीं जहां पर आपने 1 और 2 किया तो ये वैल्यू आपने देखा कि अल्टीमेटली 1/0 वाला केस यहां बन रहा है, तो ये अनडिफाइंड हो जा रही है। अदरवाइज एनी डिफाइंड केस अगर हम लेते हैं तो उस डिफाइंड केस में अगर ए और बी मुझे दिया जाएगा तो मैंने वही बोला कि एम जो होगा वो ये होगा, जीएम ये होगा, और एचएम यानी हार्मोनिक मीन ये होगा। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपका ये होगा। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बता देना। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। अगर कोई सवाल एपी जीपी एचपी पे आएगा तो आप कर लोगे। एचपी के सम का कोई फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स ऑफ एपी है। बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना है एचपी में। और एचएम यानी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जानना है बस। अब जैसे कुछ सवाल हैं, इसमें मैं हर सवाल अब करूंगा नहीं, राइट, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में हर सवाल करने लायक भी नहीं है, ठीक है। जो पैटर्न एक बार पढ़ लिया आपने, उस पैटर्न पे बेसिस पे सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छे हैं, वही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसको जरा शुरू करते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे 30 है। अब 30 अगर आप गौर से देखोगे तो आपको 1 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार कि कोई फिक्स सीरीज दिख नहीं रही है मुझे, बट एक सीरीज है फिक्स, और वही आपको खोजनी है। इसमें दो एपी का कॉम्बिनेशन है, 1 3 4 3 7 3 10। दूसरा एपी यहां छुपा हुआ है, 3 2 5 2 7 2 9। दो एपी का सम है। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं एक एपी लेता हूं और मैं एक दूसरा एपी भी लेता हूं, AP1 AP2, और उनके अलग अलग टर्म्स को मैं सम करके लिख दूं, तो वो नेट रिजल्ट भी एपी ही मिलता है। आप करके देख लो। 1 और 3 को जोड़ दो 4 बनेगा, प्लस 4 और 5 को जोड़ दो 9 मिलेगा, फिर 7 और 7 को जोड़ दो 14 मिलेगा, फिर 10 और 9 को जोड़ दो 19 मिलेगा। ऑलराइट, तो कैन यू सी दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? और चूंकि मैंने दो दो टर्म्स को कंबाइन किया है, अब 40 टर्म ना होकर हमारे पास सिर्फ 20 टर्म्स बचेंगे, ओनली 20 टर्म्स। अब मैं इसका सम निकालूंगा, सिग्मा करूंगा, राइट, सम करूंगा इसका, क्या मिलने वाला है जरा इसको ध्यान से देखते हैं। ओके, 20 टर्म्स, और मुझे इसका क्या करना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है, सम निकालना है इसका। जरा निकालिए। तो आप एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद है फॉर्मूला? याद होना चाहिए। एपी का सम n/2 हो गया 20/2 10, 2a क्या हो गया मेरा 8, n-1 यार हो गया 19 इंटू डी। डी की वैल्यू हो गई 5। 10 इंटू 95 और 8 हो गया 103, 1030। ओके, वैल्यू आ गई सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, सी आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा आसान सा सवाल है यार। अगर आप ध्यान से देखें, पैटर्न क्या है, पहले में a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस b² माइनस ab। ये कैपिटल ए की वैल्यू है एक्चुअली। तो ये सॉल्व होकर क्या देगा? a प्लस बी, क्योंकि फैक्टराइज करोगे तो a प्लस बी बचेगा। यहां अगर आप b की वैल्यू देखेंगे तो 0.729 जो होता है वो 0.9 का क्यूब होता है। तो यहां मामला है a³ माइनस b³, क्योंकि जो 0.027 है वो 0.3 का क्यूब होता है, अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, यहां से वैल्यू आपकी निकल के आएगी a माइनस बी। सो a प्लस बी हो गया और ये वैल्यू आपकी हो गई a माइनस बी। आगे आते हैं, हम आते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ओके, तो हमने यहां पर किया a² प्लस b² का होल स्क्वायर करना है, तो पहले हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। ये आपका 0.6 और ये आपका 0.2 मिला के हुआ 0.8। यहां पर ये वैल्यू है 0.9 और 0.3।
0.6। तो इसका जो स्क्वायर मुझे निकालना है वो कैसे निकलेगा? 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 64 36 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आंसर क्या हो गया आपका? 1। ओके। एक और तरीका इस सवाल को करने का है, वो है कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस का तरीका कैसे चलेगा ये बताता हूं। आपको अल्टीमेटली एक वैल्यू निकालनी है जो एक संख्या का स्क्वायर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि अंदर मुझे एक डेसिमल वैल्यू प्राप्त हुई, कुछ भी कोई डेसिमल वैल्यू मिली, लाइक 1.2 वटेवर। जब आप स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगी, अगर उसमें मैं दशमलव छोड़ दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप दशमलव ड्रॉप कर दो 0.8 में, 8 बना। क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ना 8 है, ना 80 है, ना 800 है, होता ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। एक है, यस। 1.4 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? दशमलव ड्रॉप कर दो, 14 बना। ना 14 होता है, ना 144 होता है, होता ही नहीं है। 22 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। तो जब मुझे एक संख्या का स्क्वायर निकालना है, भले ही वो डेसिमल संख्या है, वो मान परफेक्ट स्क्वायर वाला होना चाहिए ना। वो 1 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए बी के अलावा कुछ भी उत्तर मेरा सही नहीं हो सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस बोलिए। हाँ जी, क्लियर है? मेक सेंस? 32वां सवाल देखिए। 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 की वैल्यू मुझे दी हुई है। मुझे पी प्लस क्यू बाई एस प्लस आर निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू लेफ्ट साइड में दी है, मुझे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप? 56 को ब्रेक करिए बेटा। 8 इंटू 7, यहां पर आपका है 3 इंटू 25। जो 60 है हमारा, ये 4 इंटू 15। जो 84 है, यह है 4 इंटू 21। जो 210 है, 36 इंटू 5 है। राइट? इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। 8 हमारा जाएगा 2 क्यू इंटू 7। ये हमारा है 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू, ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू ये जो 36 है, ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो आफ्टर आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स, अब मुझे इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो 2 की पावर में देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 5 2 7 2 9 2 नहीं, यही हुआ ना, 3 2 5 2 7 2 9, 2 की पावर 9 हो गया। 3 की पावर देखो, 1 1 2 1 3 2 5। 5 की पावर में गए तो यहाँ बना 2 1 3 और 1 4। 7 की पावर में गए तो यहाँ 1 1 2। अब देखिए यहां से क्या है, पी की वैल्यू है 9, क्यू की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 4, एस की वैल्यू है 2। ओके, जो पूछ रहा है वो निकालते हैं। पी प्लस क्यू 9 प्लस 5 बटे एस की वैल्यू हो गई 2 प्लस आर, आर हो गया 4। 14 बटे 2 7, 7 4 11। अरे ये क्या हुआ? 11 आ रहा है यार, गड़बड़ है ये। 11 सही है, मैंने सही किया है। 36 इंटू 5 की वैल्यू गलत लिखी है मैंने। सही तो कह रहे हो यार, यहीं गड़बड़ हो गया सब। 36 पंचे 180 होता है, 210 थोड़ा ना होता है। 210 पता है क्या होता है? 35 इंटू 6 होता है। यहां गड़बड़ी हो गई थी। राइट? तो अब ये पूरी कहानी पलटेगी, ये सारी चीजें पलटेंगी। यहां मैंने गलत लिख दिया था, तो इसको हटा लो पहले। ठीक है? तो यहां पर जो चेंजेस आएंगे वो 35 इंटू 6 की वजह से चेंज ये आएगा कि ये वैल्यू बनेगी आपकी 2 तिहाई 6 5 7 35। 2 की पावर अब 8 हो जाएगा। 3 की पावर पहले जो आई थी 1 1 2 1 3 1 4, तो ये 4 हो जाएगा। 5 की पावर में है हमारा 2 1 3 और 1 4, तो ये 4 आएगा। 7 की पावर में जाएंगे तो 1 1 2 1 3 आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब देखते हैं, पी 8 हो गया, क्यू 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, जरा देखिए क्या वैल्यू आ रही है आपकी। अब पी प्लस क्यू यानी 8 4 12, 12 बटे 3 4, 4 और 4 8, 8 आ रहा है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। पी की वैल्यू है हमारी 8, क्यू की वैल्यू हमारी है 4, एस की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 4। 12 बटे 3 हो गया, 4 4 8। आंसर हमारा क्या हो गया? बी 8। ठीक है,
B8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इसके 20 टर्म का सम निकालना है। ये सवाल हमने किया था कि नहीं किया था उस दिन? एग्जैक्टली सवाल नहीं था, बट ऐसा ही किया हुआ है। देखो दो सीरीज का सम है, 1 2 3, इसको कंबाइन कर लो, इसके 10 टर्म बनेंगे। और ये 1+4 नहीं होना चाहिए, 1×4 होना चाहिए। 1×4, 4×7, 7×10, ये दूसरे होंगे। तो इसमें दो सीरीज हैं, S1 और S2। S1 की वैल्यू आपकी है ऐसी, 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7। इसका आंसर किसी को याद है क्या निकाला था हमने? मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। 10 टर्म तक इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 10वें टर्म में अगर जाएंगे तो ये 19 बनता है, यहाँ पर 21 बनता है और यहाँ 23 बनता है। S1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास में यही एग्जाम्पल दिया था मैंने। ये जो दूसरा टर्म है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 40/283 आता, बिल्कुल सही शेखर जी बोल रहे हैं। ये वैल्यू 40/283 आई थी। कैसे आई थी पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। ये 1/1 × 4, 1/4 × 7 को लेकर अगर आप चलोगे और 10 टर्म तक लिखोगे, 10वां टर्म क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 1 4, यानी अगर मैं एक एपी बनाऊं 1 4, फिर अगली बार अगले टर्म में पता है मुझे 1/7 × 10 आएगा 7। अगर मैं पहले टर्म को देखूं तो मैं 10वें टर्म में क्या लिखूंगा बताओ? 40/483 था, ठीक है 483 कर लो, जो भी था 483 कर लेते हैं, राइट। तो 1 4 7, अगला टर्म 10 आएगा, आपको पता है। तो आप मुझे बताओ 10वें टर्म में मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आपको पता है वो होता है a + n - 1 × d। a यहाँ पर 1 है, n - 1 इज 10 - 1 9, d का मतलब है 3 27, और 27 से 28 बनेगा, राइट 28। तो यहां पर वैल्यू आपकी आएगी 28 इंटू नेचुरली 3 एक्स्ट्रा 31। ये इंपॉर्टेंट है इसको लिखना। जब आप ये काम कर लोगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या मिलेगा? 1/d, कॉमन डिफरेंस 3 है, अपॉन पहले टर्म का पहला पार्ट 1 माइनस आखिरी टर्म का आखिरी पार्ट 1/31। वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 10/31। 1/3 है, 31 माइनस 30 बनेगा, 10/31 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेक सेंस और नॉट? यस। तो आपकी वैल्यू हो गई हमारी 10/31, यहाँ 40/483, 40/483। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं होना चाहिए, राइट, मेक सेंस। अब जरा इसको गौर से देखते हैं कि इसको जोड़ देना है बस। अब जोड़ने का काम आप कर लोगे ना खुद से, कि मुझे कराना पड़ेगा? ठीक है, जोड़ने का काम तो कर ही लेगा कम से कम। ओके, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं शॉर्टकट, कि इस आंसर के अंत में 0 आना है न्यूमरेटर में यहाँ, क्योंकि यहां भी अंत में 0 है, यहां भी अंत में 0 है। आप जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी कर लो, न्यूमरेटर में अंत में 0 आएगा, बी के अलावा कुछ करेक्ट नहीं हो सकता है। ओके, बिकॉज कैंसिलेशन होगा नहीं कुछ। 483 और 31 का जो गुणा है वो आप इसको 500 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए, तो 15,000 हो गया लगभग। और सारा जो डिनोमिनेटर है वो 15,000 के आसपास है, यानी कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है नहीं। और जब कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में यहाँ 40 में कुछ गुणा करोगे, यहाँ 10 में कुछ गुणा करोगे, न्यूमरेटर के अंत में 0 आएगा ही आएगा, आंसर बी होगा। बाकी घर पे बेटा इसका एलसीएम लेके जोड़ देना, इतना काम आपको करना चाहिए। एलसीएम लेके दो नंबरों को जोड़ नहीं पाओगे, दो फ्रैक्शंस को, ऐसा मत बोलो, है वो कर लेना प्लीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। आपको ये वैल्यूज दी हुई है, तो इसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3 मान है। √5, एक तरह से √5 है मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ 12 है, रूट ऑफ 29 है। यही 3 वैल्यू सारे ऑप्शंस में लिखी हुई है। ठीक है, किन का ऑर्डर क्या होगा, उसी से 4 ऑप्शन बना दिए गए। कैसे ऐसे सवालों को हल करना होता है, इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले आप इसकी पावर्स को लिखिए। लिखेंगे ऐसे, यस। इसको लिखने के बाद मुझे क्या करना है बेटा, इन सब की पावर्स को सेम बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे 2 और 3 और 4 को अगर आप गौर से देखें तो इसका एलसीएम क्या है? 12 है, 12, दैट्स 12, दैट इज इक्वल टू 12। अब जरा इसको 12 कैसे बना सकता हूं मैं कहूंगा देखो यहां मैं 1/12 लिखूंगा, बट ओवरऑल तो 1/2 पावर तो बनेगा 5 की पावर 6 की पावर 1/12। इससे क्या हुआ, ये संख्या एग्जैक्टली सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, देयर इज नो चेंज। 5 की पावर 6 की पावर 1/12 है, तो वो 5 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, जो 12 की पावर 1/3 है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 12 लिखूंगा, यहां जो 1/3 है उसकी पावर 1/12 लिखूंगा, तो ये वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। यहाँ 29 है, यहाँ 3 है, तो ये वैल्यू भी 1/12 होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने ओवरऑल पावर्स को चेंज नहीं किया है, बट मैंने सबकी पावर को 1/12 में कन्वर्ट किया है, ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊं। अब पता है आपका कंपैरिजन किन चीजों का है?
सबके पावर 1/12 1/12 1/12 हो गए। तो अब हम देखेंगे कि 5 की पावर 6, 12 की पावर 4 और 29 की पावर क्यूब में क्या ऑर्डर है। देखिए ये वैल्यू आपकी है 125 का स्क्वायर। 5 की पावर 6 को हम 5 का क्यूब का स्क्वायर बोल सकते हैं, 125 का स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारी 144 का स्क्वायर है और ये जो वैल्यू हमारी है ये 29 का क्यूब है। अब बहुत गौर से देखिएगा, इसको अगर मैं 30 भी मान लूं तो ये वैल्यू 8000 के आसपास होगी, लेकिन 8000 से कम होगी। ये जो 125 का स्क्वायर है ये होता है 15625, यानी 15625 होता है। 144 का जो स्क्वायर होगा ये मुझे क्लियर है कि इससे तो बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन इसकी रेंज क्या है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 27,000 लिखना चाहिए मुझे, मेरे को सही बात बोली आपने, माफ कीजिएगा। ये 27,000 हुआ, मेरे को सही बोली आपने, 30 मानेंगे तो 27 होगा, सही बात। अब 144 का स्क्वायर आप बता सकते हो, तो लिख लेंगे। 144 का स्क्वायर लिखना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना होगा बता सकते हो, इससे बड़ा है बट है कितना। आप ये कहोगे कि ये जो वैल्यू आएगी ना ये 15625 से तो बड़ी आएगी, लेकिन 27,000 से छोटी आएगी, क्योंकि 150 का जो स्क्वायर होता है ना वो 22,500 होता है, उससे तो कम ही होगा। और चूंकि बेस बढ़ गया तो वैल्यू भी बड़ी होगी। तो मुझे ये पता लग गया कि भाई 5 की पावर 6 से बड़ा 12 की पावर 4 है और 12 की पावर 4 से बड़ा 29 की पावर क्यूब है। क्या ये बात बोलना सही है या नहीं? ओके प्लीज। ऑलराइट, तो क्या आपके पास ऑर्डर आपको मिल गया ना? 125 का क्यूब नहीं होगा यार, 5 का क्यूब जब तुमने कर लिया तो 125 का स्क्वायर ही बनेगा ना। यस और नो? अच्छा जरा 29 का एग्जैक्ट क्यूब बताओ कोई लोग। 29 का एग्जैक्ट क्यूब कितना होता है? ओके नहीं, मैंने डिवाइड तो भी करना, भी आंसर कहां बताया यार तुमको। 24,389। इन केस यू आर कंफ्यूज यू कैन फिगर इट आउट, क्योंकि यहां पर वैल्यू देखो 22,500 से ये कम है, तो ये सेंस बेस्ड है कि भाई ये 27,000 आ रहा है 30 का क्यूब। एक्चुअली में अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे कि भाई मैं 29 का क्यूब निकालूंगा तो ये 24,389 आता है। ओके फॉर योर रेफरेंस, ये 24,389 आएगा। और ये वैल्यू तो क्लियर है मेरा कि दो 22,500 से छोटी है, लेकिन 15,625 से बड़ी है। तो अगर इनका कंपैरिजन ऐसा है तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो तो उल्टा निकालनी है, ये तो जो आपने लिखा है ये तो डिनोमिनेटर्स का वैल्यू लिखा ना, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो 1/5, क्योंकि 5 की पावर 6 सबसे छोटा आया, तो यानी 5 की पावर 6 की पावर 1/12 सबसे छोटा आया, तो 5 वाला जो टर्म है वो सबसे बड़ी वैल्यू लेगा रिवर्स में, सबसे बड़ी वैल्यू लेगा। तो अब पहला और दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हुए। सेकंड नंबर पे बीच वाली वैल्यू है 12 वाली, तो 12 वाली वैल्यू बीच में रहेगी, आप उसको उल्टा कर दोगे तो भी बीच में रहना, जो बीच में बीच में रहेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटा मान देगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? तीसरा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 3 बोलेंगे इसको, ओनली 3 इज करेक्ट। यस बोलिए। हाँ जी ऑलराइट, से यस। ठीक है फाइन। रिवर्स वाला, देखिए जब आपको तीन चीजों का ऑर्डर दिख गया है, जब आप उल्टा करोगे तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। 22,500 कैसे किए? आप मुझे बस इतना बता दो कि 144 का स्क्वायर और 150 के स्क्वायर में क्या 144 का स्क्वायर 150 के स्क्वायर से कम होगा कि नहीं? यस। मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए लिखा कि ये वैल्यू 22,500 होती है, ये उससे कम है। और ये भी पता है कि 144 का स्क्वायर 125 के स्क्वायर से बड़ा है, ये भी पता है, क्योंकि यहाँ बेस बड़ा है तो बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 144 का स्क्वायर इस सच निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वो भी निकाल लो। 144 का स्क्वायर निकालना है तो निकाल लो। बी क्यों नहीं? अरे बी कैसे हो जाएगा यार, कुछ भी करोगे क्या? जब सबसे छोटी वैल्यू मेरी 1/√5 आई, तो रेसिप्रोकल में सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना ये तो आपने कंपैरिजन लिखा है जब ये न्यूमरेटर में होते, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएंगे सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबसे बड़ी वैल्यू देता है यार, उल्टा हो जाएगा ना ऑर्डर। अभी तो हम इसको न्यूमरेटर में मान के कंपेयर कर रहे थे ना, तो आपने बोला कि न्यूमरेटर में मान के कंपेयर करोगे तो ऐसा होगा, ये कह रहे हो आप। अगर न्यूमरेटर में मान के ऐसा होगा तो डिनोमिनेटर में जब ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। क्लियर है? समझे कि नहीं बेटा? कहो हाँ समझ में आया, आगे बढ़ जाए ताकि हम समझे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बड़ी स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज होती है। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड देखना क्या है, 1 + 1/2
तो यहाँ लिखा है 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करके चलते जाते हैं। आप मान लेते हैं 1 + 1/n तक जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। एंड इफ यू डू लाइक दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ये वैल्यू आपकी बनेगी 3/2, ये वैल्यू आपकी बनेगी 4/3, ये वैल्यू आपकी बनेगी 5/4 एंड सो ऑन। यहां पर आपका बनेगा n + 1/n। देखो क्या हो रहा है, इसका न्यूमरेटर अगले के डिनोमिनेटर से कटता जा रहा है, तो यहाँ n कट जाएगा, यहाँ 5 भी आगे कट ही जाएगा, आपका वैल्यू आ गया n + 1/2। इस केस में आप कैसे समझोगे कि देखो आखिरी की वैल्यू आएगी 999/998, यहां पर मेरी वैल्यू आई 3/2। आप देख रहे हो ऐसे ऐसे कट रहा है, तो यहां बचता क्या है, आखिरी का न्यूमरेटर और पहले का डिनोमिनेटर ही बचता है, क्योंकि पहले के डिनोमिनेटर को काटने के लिए पहले इसके कोई टर्म नहीं है, और लास्ट के न्यूमरेटर को काटने के लिए अगला टर्म नहीं, तो वही बच जाते हैं 999/2। और 999/2 अगर आप निकालते हो तो क्या वैल्यू आएगी, आप देख रहे हो, ये आएगी 499.5। तो यस, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 497 से तो बड़ा है। यस और नो। दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में अगर हम आते हैं तो आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे हम। देखो, इसको कंपैरिजन करने का तरीका यह है कि 14 लिखो, 5 19, और 19 में 2 गया, कितना हो गया, 17। ठीक है, हाँ जी, 14 5 19, 19 में 2 गया 17, 17 लिख दिया मैंने। और देखो, ये 3/4 और 1/4 मिला के बनता है 1, और 1 में आधा घटाना है 10.5, तो ये 17.5 हो गया। इधर आ जाओ, 11 12 23, 23 में 7 गया, हो गया 16। 1/8 और 3/8 मिला के होंगे 4/8, यानी 1/2, और 1/2 में 1/4 घटेगा तो 1/4 बनेगा, तो ये ऐसा हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो गया बोथ 1 और 2। यहां आप ये गलती मत करना, कई लोग क्या करते हैं कि वो फ्रैक्शन को बिल्कुल बाकायदा एलसीएम लेके कैलकुलेट करते हैं। नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसान फ्रैक्शन है। 3/4 का मतलब 3/4 और 1/4 कंबाइन कर लो ना, 1 होता है, फिर 1/2 को घटा दो। तो पहले इंटीजर्स को कंबाइन करो, फिर फ्रैक्शंस को कंबाइन करो। इंटीजर को कंबाइन करके मैंने क्या बोला, 14 5 19, क्या बोला देखो, मैंने बोला 14 5 19 - 2 17, 17 लिख दिया। फिर मैंने कहा 3/4 1/4 मिला के 1 हो गया, 1 में 1/2 घट गया, 10.5 हो गया। 11 12 23, 23 में 7 गया 16, और 1/8 3/8 1/2 हुआ, 1/2 में 1/4 घटा 10.25। ये आपकी वैल्यूज हो गई। राइट, क्लियर है। इज इट क्लियर और नॉट? यस बोलो, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया, अगर इसकी वैल्यू बताओ। देखो, इसमें एक चीज तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि यार इसमें देखो ऐसा नहीं करेंगे कि 1006 का स्क्वायर निकाला फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। वी कैन नॉट गो लाइक दैट कि सब एब्सोल्युटली निकाल निकाल के जोड़ेंगे घटाएंगे। जी नहीं, इसको करना क्या है, आपको ऐसे करना है कि 1006 का स्क्वायर लिखो माइनस ये वैल्यू जो है वो 1006 + 1 है, ये वैल्यू हमारी 1006 - 1 है, ये वैल्यू हमारी 1006 + 2 है, ये वैल्यू हमारी 1006 - 2 है, ये वैल्यू हमारी 1006 + 3 है, और ये वैल्यू हमारी 1006 - 3 है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये हो गया 1006 का स्क्वायर माइनस, यहां ये वैल्यू मिलेगी आपको 1006 का स्क्वायर -1, यहां मिलेगी आपकी 1006 का स्क्वायर -4, यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी 1006 का स्क्वायर -9। अब देखिए क्या हुआ, यहां से ये कटेगा, यहां से +1 बचेगा, यहां से ये कटेगा तो ये वैल्यू +5 बचेगी। आंसर आ गया 6। क्लियर है कि नहीं? यस, समझ में आया कि इसका आंसर 6 आ गया। इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। सेकंड थिंग इज दैट कि क्या हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? यस, इफ सारे ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो, बट दैट मेथड विल फेल अगर सारे लेट्स से दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम हो जाए। जैसे एक ऑप्शन कहीं 16 लिखा हो, फिर नहीं कर सकते। तो अगर दो ऑप्शंस की यूनिट डिजिट सेम है तो ये मेथड हमें लटका सकता है यूनिट डिजिट वाला। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप यूनिट डिजिट अप्रोच में जा सकते हो कि भाई 6 का स्क्वायर इसके अंत में 6 आएगा, 7 5 35 इसके अंत में 5 आएगा, 8 चौके 32 अंत में 2 आएगा, 9 3 27 अंत में 7 आएगा। अभी बना 6 2 8, 8 - 12। आपको कि सर ये तो -4 आ रहा है। नहीं नहीं, घबराना नहीं है। आपको यहाँ 8 लेना है या 2 लेना है? अंत में क्या आएगा? 4 6, सॉरी, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है ना, तो वैल्यू 6 हो जाएगी। वहां से भी आप कह सकते हो कि मेरा आंसर 6 आएगा। कंसीडर यूनिट डिजिट ओनली, तो जब 12 आ रहा है उसका 2 कंसीडर करो आप खाली ना, 12 मत देखो उसको। ठीक है, तो विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, 20 टर्म्स हैं यहां पर,
1 4 7 10 करके ऐसे, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 + 4 + 7 + 10, और यहां आपके हो जाएंगे 10 टर्म्स। यहां पर है आपका 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां भी आपके हैं 10 टर्म्स, राइट। यहां 10 टर्म, यहां भी आपके 10 टर्म। इन दोनों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसे 10-10 टर्म्स हैं? जी नहीं, ये भी 20 है, ये भी 20 है। यहां कहानी थोड़ी अलग है ना, ये 1 और 1/2 दोनों एक ही टर्म में है, तो दोनों के अलग अलग 20 टर्म्स होंगे, नॉट 10-10। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये तो एपी है भैया। एपी का सम कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, 1 4 7 10 ऐसे करके, तो आपको हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी से ये निकलेगा। ये जो है ये मजेदार है, ये है 1/1 इंटू 2 + 1/2 इंटू 3 + 1/3 इंटू 4 ऐसा बनेगा। और अगर 20 टर्म्स हैं तो आपको पता है 20वें टर्म में क्या आएगा? पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 से शुरुआत है, 20वें में 20 से शुरू होगी। तो इसको जब आप लिखोगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 का है, पहले टर्म का पहला पार्ट, आखिरी टर्म का आखिरी पार्ट ये बचता है। ये वैल्यू आपकी बचती है 20/21। तो यहाँ 20/21 हो गया, और यहाँ आपका हो गया 20/2 यानी 10। 2a यानी 2 इंटू ए का मतलब है हमारा ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है 1 एक्चुअली, सॉरी। n-1 इज 20 - 1 19, और डी का मतलब है यहाँ 3। 57 और 2 कितना हो गया? 59। 59 इंटू 10 हो गया 590। तो यहां भी आप वो बात समझ सकते हो कि यार अंत में 0 आएगा, आंसर ए होगा, ठीक है, बिकॉज अंत में यहाँ 0 है, यहाँ 20/21 जोड़ोगे तो अंत में 0 आएगा। कहाँ 1/2 नहीं आएगा? 1/2 कहाँ आएगा भाई? 20/2 लिखा ना, 10 हो गया वो। अब 590 में अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको उत्तर बता दिया पहले ही कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, ये अंत में 0, ये अंत में 0, आंसर ए ही बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में 21 21 यहाँ 2 लिखा हुआ है, बट ये कट के 2 तो देगा नहीं, यही होगा। सॉल्व करना है कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 59 को 21 से गुणा करना है। आप चाहो तो इसको 600 मान लो, आसान रहेगा। 600 आपका हो जाएगा 1260, ऐसे 600 माइनस 10 है तो 210 बनेगा, प्लस आपकी 20 बनेगी, और यहाँ आपकी वैल्यू बनेगी 21। तो 12,620 माइनस 210/21 हुआ वैल्यू। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 620 में पहले घटेगा 200, 410, 12,410/21 हुआ। आंसर क्या हो गया? ए, राइट। आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है कि नहीं? ये 1/2d वाला फॉर्मूला 0g जब होता था जब आपके नीचे 3 टर्म होते थे, तब 2d होता है। 4 टर्म नीचे होंगे तो 3d होता है। अगर नीचे 2 ही टर्म है तो वो 1/d था। आप ठीक से देखिएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कितने लोग आ गई? ऑलराइट, चलो सवाल करो, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिएगा, कल आपकी प्लस में क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, कल थोड़ा जरूरी काम है मुझे। सैटरडे को हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन सैटरडे को हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली एक अनअकैडमी में नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आज ही ट्रिग्नोमेट्री होना था, बट सैटरडे को हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं। और फिर इसके जो क्वेश्चंस बच जाएंगे ना, इसको मैं एडिशनली आपको संडे को कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री सैटरडे को होगी, फिर मंडे को होगी, फिर ट्यूसडे को होगी, लाइक दैट। शाम को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो सवाल आज हो जाएंगे 50 के आसपास, तो आज कर लेंगे हम लोग शायद, है ना, आराम से हो जाएंगे 50। जो 30 सवाल बचेंगे वो हम संडे को अलग से कर लेंगे, राइट। संडे को मैं भी मैं आपको 10 बजे बुला लूंगा, सुबह जो भी होगा टाइम बता दूंगा, मैं आपको कल बता दूंगा, एंड उस टाइम पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा? यस। हाँ जी। सैटरडे को मॉर्निंग में टॉपिक कर ले, नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, संडे को करेंगे इसको। बाकी कल शाम को कोई क्लास नहीं है आपकी, कल दिन में कोई क्लास नहीं है प्लस की मेरी, तो ये अपडेट आपको दे दिया मैंने पहले। अब देखिए 4 + 44 + 444 अप टू n टर्म्स, इसका सम क्या है? इसका देखिए ये पैटर्न कैसे है, एक पैटर्न है ये। एग्जाम में आपको 9 प्लस, लेट्स से 9 + 99 + 999 करके भी पूछा जा सकता है ये सवाल, राइट, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको समझना क्या है इसमें कि आपको ये नंबर सीखना है बस। 1 + 11 + 111 + 4 × 1 लाइक दैट अप टू n टर्म्स, ये निकाल लेते हैं।
अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 से गुणा करके यहां आ जाएगा। ये पूछोगे तो 9 से गुणा करके आ जाएगा, लाइक दैट। इसका सम कैसे निकलेगा? तो इसका सम निकालने का तरीका देखिए ये होता है कि इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ता है यार कि ये नंबर 1 है, ये नंबर मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा? तो एक्चुअल में ये इससे नहीं निकलता है, राइट? ये निकालना है, बट ये कैसे निकलेगा, ये भी यहीं से निकलेगा। मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 एन टर्म्स, ये सबसे पहले निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा? देखिए एक चीज का सभी को ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास लेट से एक नंबर है 9, 9 का मतलब होता है 10 की पावर 1 माइनस 1। अगर मैं 2 बार 9 लिख दूं तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 2 माइनस 1। अगर मैं 3 बार 9 लिख दूं, अगर यहां 3 डिजिट है तो 10 की पावर 3 माइनस 1 होता है। ये चीज सभी को ध्यान रखना है। तो मैं इसको लिखूंगा कि ये 10 माइनस 1 है, इसको मैं लिखूंगा कि ये 10 स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं लिखूंगा कि ये वैल्यू 10 का पावर क्यूब माइनस 1 है, इसको मैं लिखूंगा कि ये 10 की पावर 4 माइनस 1 है, लाइक दैट। आपको पता है आखिरी में क्या होगा एनवें टर्म में, 10 की पावर n माइनस 1। अब देखिएगा ये -1 -1 -1 कितनी बार आया, n बार आया, तो इसको सीधे कंबाइन करके -n लिखिए। उसके बाद ये जो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर n तक है, इसको मैं लिखूंगा 10 प्लस 10 स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 10 की पावर n तक। ये हमारा है जीपी, जीपी के एन टर्म्स। जीपी का सम का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये होता है फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर n टर्म्स हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 बना 9 माइनस n, लाइक दैट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा तमीज से लिख देना है, राइट? दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। इसको आप चाहो तो ऐसे याद रखो। अब हमें समझना क्या कि हमारा जो सवाल है, लेट से अगर मान लिया हमारा सवाल बनता है 1 वाला, ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको 9 से डिवाइड करोगे आप। 9 से डिवाइड करने पे वैल्यू क्या बनेगी पता है आपको? 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बटे 81। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं, क्योंकि इस सीरीज से इस सीरीज में जाके 9 से डिवाइड करना है बस, माइनस n बटे 9 ऐसा बनेगा। यस। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? इस सवाल में मुझे n की जगह रखना है, मतलब यहां 4 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 44 आ जाएगा, 40 बटे 81 10 की पावर n माइनस 1, और 4 से गुणा करोगे तो यहां 4n अपॉन 9 बनेगा। आंसर क्या हो गया? सी। तो आपको बेसिकली इस पैटर्न की ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर पता है तो फिर आप जो भी देगा सवाल, अगर 8 दे देगा तो 80 बटे 81 यहां 8 बटे 9n बनेगा, लाइक दैट। ठीक है कि नहीं? यस। नाउ अंडरस्टैंड, इस सवाल को करने का एक और तरीका है। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सवाल को कर सकता है। जब भी आपको n टर्म्स का सम दिया हो और सारे ऑप्शंस में n दिया हो, तो मैं n की वैल्यू ले सकता हूं। मान लिया मैं कहूं कि n टर्म नहीं है बल्कि एक ही टर्म है, मैं कहता हूं सवाल में मान लिया एक ही टर्म है, मैं मान लेता हूं ओनली वन टर्म। अगर मैं एक ही टर्म मानूं तो बताओ मेरी सीरीज में क्या नंबर बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? डिवाइड क्यों करेंगे बेटा? जो आपने सम निकाला है वो 9 9 9 9 9 9 9 9 9 का निकाला है ना। अब हमने कहा हमें अगर याद रखना है तो मैं क्या याद रखूं? मैं तो 1 1 वाला याद रखूं ना, ताकि जब 2 2 2 का पूछे तो 2 से गुणा करूं, 3 वाला पूछे 3 से गुणा करूं, 4 वाला पूछे 4 का गुणा करूं। अब n की वैल्यू को अगर आपने 1 माना, कोई लोग कह रहे हैं 4 ऑप्शन चेक करना होगा, फिर सर जी सुरजीत जी मैंने क्या बोला, जिसको इसका उत्तर पता है वो तो सीधे लगा ले। लेकिन कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कभी देखे हुए नहीं होते हैं, तो वहां थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? वहां आपको लगता है कि पहली बार ये सवाल तुमने देखा और ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी एग्जाम में? नहीं चलेंगी। लेट्स बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में साइलेंट होता है, अंग्रेजी की ये विडंबना है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जब ऑनेस्ट ही पढ़ना है तो एच लिख क्यों रहे हो यार, यही पढ़ लेते हैं हम, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट। क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट। सो एनीवे लेट्स कम टू द क्वेश्चन वंस अगेन, कि अगर हम n को 1 लेते हैं तो मेरा आंसर 4 आना चाहिए। एक ही टर्म होगा तो 4 आना चाहिए। जरा देखिए n को 1 लेने पे कहां पर आपकी वैल्यू 4 आ रही है। लेट्स सी दैट। क्या दो ऑप्शन में आ रही है? तो आपने n को 0 रखा तो ये बनेगा 7। n को 0 रखने पे क्या होगा? n को 1 रखने पे, सॉरी, n को 1 रखने पे वैल्यू कितनी होगी? 8 माइनस 1 5 बनेगा। ठीक, n को 1 रखा तो ये 5 बटे 9, तो ये हो गया 5 बटे 9 माइनस 4, और इंटू ये 7 बनेगा ना, 280 बटे 81। आप कहोगे ये गलत है यार, इससे कहां से तुम्हें 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर हम 81 को देखते हैं ध्यान से, 9 9 बचे 45 घटाएंगे, नहीं बनेगा 4। इसको भी आप चेक करोगे तो आपका आंसर सी आएगा। दो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है।
बट अगर लेट्स से आपको प्रोसेस नहीं पता है कोई सवाल का पहले से, तो वैल्यू चेकिंग कम से कम एक ऑप्शन हो जाता है जिससे आपको उत्तर मिलने की संभावना रहती है। प्रोसेस नहीं पता है, कम से कम वैल्यू रख के तो निकाल सकते हो। यस और नो? क्लियर? कितने लोग कह रहे हैं यस? किसी ने बोला एन को जीरो रखेंगे। एन को जीरो नहीं रख सकते। एन को जीरो रख लोगे यार तो सारा ऑप्शन जीरो हो गया ना, फिर क्या लगाओगे तुम? हाँ जी, लगाओगे क्या? एन को जीरो रखोगे तो आपकी सीरीज ही नहीं रह जाएगी ना। सीरीज के लिए कम से कम एक टर्म तो तुमको लेना पड़ेगा ना। तुम एन जीरो ले लो तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे हाथ में। अब कुछ है ही नहीं तो कैसे चेक करोगे यार? ठीक है भाई, पॉकेट में 1 रुपए भी है तो कुछ, चलो कम से कम कुछ तो मिलेगा तुमको 1 रुपए में। टॉफी कहीं से मांग लोगे, हाथ पैर जोड़ोगे, कुछ मिल जाएगा। कुछ है ही नहीं है तो फिर, है ना? तो समझ रहे हो कि नहीं? प्रोनाउंसिएशन खराब होती है उसमें, ये साइलेंट वर्ड्स भी, हाँ बिल्कुल। इंग्लिश स्पीकिंग जो बिल्कुल एसेंट से होता है ना, नाम डिफिकल्ट है यार। राइट, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं वो पूरा मुंह नहीं खोलते हैं। उनका मुंह पूरा खुलता ही नहीं है। वो लाइक हेलो हाउ आर यू डूइंग, तो उनका मुंह नहीं खुलता है पूरा। राइट, तो उनकी पिच निकलती है, वो डिफरेंट होती है। हम हिंदी में, हिंदी भाषी लोगों का मुंह पूरा खुलता है, आ। राइट, आप अंग्रेजी का कोई शब्द बोलो, इतना मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। तो दैट्स वाई हम जब अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो हम लोग अलग तरीके के अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो उस असेंट से इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट, है ना? हाँ जी, सोसाइटी में इंग्लिश का वैल्यू, इंग्लिश वैल्यूबल है बिकॉज है तो है, क्या करें। हाँ जी, वो बात अलग है, हम कितना भी लड़ लें कि यार हमारी मातृभाषा है, मदर टंग इंग्लिश से लूज कर रहा है बहुत जगहों पर, बट क्या किया जाए, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। अंग्रेजी सीखो, अगर आपको पब्लिक इंटरेक्शन उस तरीके का करना है तो करना पड़ेगा। हाँ जी, बट ऐसा नहीं है, अगर आप नॉर्दर्न रीजन में हो तो चल जाता है, लेकिन अगर आप साउदर्न रीजन में हो तो यू हैव टू हैव ए कॉमन लैंग्वेज ना, क्योंकि उनकी मदर टंग आपको नहीं आती, वो इधर आएंगे तो उनको आपकी मदर टंग नहीं आती है, देन वी हैव टू हैव ए कॉमन यूनिफायर, वो इंग्लिश हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू हमने ली है यहाँ 111 20 डिजिट तक, वाई की वैल्यू ली है 333 10 डिजिट्स तक, जेड की वैल्यू ली है हमने 222 10 डिजिट्स तक, एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा जेड निकालना है हमें। ऑलराइट, ये हमें कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर केस में। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो, एक चीज आपको पैटर्न यहां पर जो दिख रहा होगा, आप मुझे बताओ ईमानदारी से इस सवाल में कि क्या आपको लगता है कि आपको वाई स्क्वायर वाकई में निकालना है, कि 3333 का होल स्क्वायर निकालना है? जी नहीं, ऑब्वियसली नहीं निकालना होगा। डू यू थिंक ऐसा करना है? नहीं करना होगा। निकालना थोड़ा ना होगा ये, वरना 10 डिजिट के नंबर का कौन स्क्वायर निकालेगा बैठ के? तो ये क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहां पर अगर हम कहें कि यहाँ 10 डिजिट है, इसको हम बोले, मान लिया कि हम 33 में एन डिजिट्स ले रहे हैं, तो यहां भी हम एन डिजिट्स ले रहे हैं, यहां हम 2 एन डिजिट्स ले रहे हैं, बस, क्योंकि डबल लिखा हुआ है। तो ये एक पैटर्न है, समझ लो। अब आप एन की वैल्यू 1 मान लो अपनी तरफ से, तो हम कहेंगे हमारा जो एक्स बनेगा एन 1 मानने पे 2 डिजिट्स लेने हैं बस 1 को, तो 1 11 हो गया। वाई की वैल्यू 3 का 1 डिजिट लेना है, खाली एन को 1 मान लिया। जेड की वैल्यू हम लेंगे, ये 2 बनेगा। एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड निकालना है मुझे। ये वैल्यू होगी 11 माइनस 3 3 का 9 बटे जेड, जेड की वैल्यू होगी 2, दैट्स 1। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? 11 क्यों लेंगे, मैंने सवाल का पैटर्न समझाया आपको। पहले आपको सवाल में देखो, पहले सवाल को समझना कैसे होता है। क्या आप वाई स्क्वायर निकाल के सवाल कर पाओगे, आपको लगता है? क्या एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे कि तुम 3 3 3 10 बार लिख के उसका स्क्वायर निकाल के क्वेश्चन लगाओ? ऑब्वियसली नहीं। इससे आइडिया ये लगता है कि ये सवाल किसी जनरल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पैटर्न ये होगा कि आप y की वैल्यू में मान लिया 3 को n बार लो, z की वैल्यू में 2 को आप n बार लो, और x की वैल्यू में, जब क्योंकि यहां जब 10 10 है तो यहां 20 है, तो 1 को आप 2n बार लो, क्योंकि वहां 20 लिखा हुआ है। तो हमेशा यही रिजल्ट आएगा सेम। उसने क्या किया है, n की वैल्यू को 10 रख दिया। वो n की वैल्यू 9 रखता तो भी उत्तर यही आता, 12 रखता तो भी यही आता, उसने 10 रख दिया, और उसने 10 डिजिट और 20 डिजिट लिख दिए। वंस यू आइडेंटिफाई दिस, यू नो कि अब हम n को अपने हिसाब से ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई, कोई बात नहीं, आई तो बता दो। क्लियर है या नहीं?
एक ही लेते, नहीं एक कैसे ले लोगे? अच्छा एन की वैल्यू एक, हाँ एन की वैल्यू को हमने एक ही लिया है, यस। तो ये बेटा देखो वो सवाल है ना जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेन, क्योंकि जब आप ब्रेन अप्लाई करोगे तो ये सवाल आपसे तुरंत हो जाएंगे, अगर नहीं अप्लाई करोगे तो ये सवाल आपके खतरनाक होंगे, परेशान करेंगे आपको, राइट? समझे कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है? क्लियर हो गया ना बिल्कुल बाकायदा? ऑलराइट, से यस, ये हमारी बात आप तक पहुंच चुकी है बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है मेरी बात पे तो मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप एन को 2 ले लो, ले लो एन को, अगर आपने 2 लिया, बस दिक्कत क्या है कि यहां 4 बार 1 आएगा, y की वैल्यू में 2 बार 3 आएगा, स्टिल मैनेजेबल, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा ये करके देखो, यहां लिखा आपने x माइनस वाई स्क्वायर, 33 का स्क्वायर बनेगा, और 33 का स्क्वायर कितना होता है कोई बताएगा? 1089 होता है, यहाँ 1089 लिखिए, बटे जेड, जेड की वैल्यू क्या है 22, इसको घटाइए, 11 11 22 बनेगा, और 22 बटे 22 आपका 1 देगा, देख लीजिए आप। अल्टीमेटली योर आंसर विल बी दिस ओनली, ठीक है? इट विल ऑलवेज बी 1 बेसिकली बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द जनरल पैटर्न, और वही हमने आइडेंटिफाई करके, वही हमने, नेगेटिव नहीं लेना है, कहां नेगेटिव नहीं लेना है? आप नंबर ऑफ डिजिट्स को नेगेटिव कैसे ले लोगे? नंबर ऑफ डिजिट मिनिमम 1 तो होगी ना, एन कितना भी ले लोगे यही आंसर आएगा, इसलिए मैंने बोला x 11 होगा, 1111 क्यों? देखिए सर, जब हम n को 2 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां 2 डिजिट लेना है 3 की, यहां 2 डिजिट लेना है 2 की, और यहां 2n यानी n की वैल्यू 2 लेने पे 4 डिजिट लेना है मुझे 1 की, 4 डिजिट लेनी पड़ेगी ना, 1 1 1 1। यहां n का मतलब ये नहीं है कि n 2 ले लिया तो x 11 होगा, नहीं भैया, वहां 2n डिजिट है, बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में डबल है, तो जब इनकी 2 2 डिजिट है तो वहां 4 है, जब इनकी 1 1 डिजिट है तो वहां 2 थी। क्लियर हुआ? यस और नो? दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। होप सभी को बात मेरी समझ में आई है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, जैसे नॉट दिस, ये स्क्वायर है प्लस ऐसा है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ एन का मान चाहिए। देखो एन की वैल्यू मुझे दी है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल किस पैटर्न पे बेस्ड है मैं दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये है हमारा एक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये वैल्यू हमारी हो जाती है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एन जो होगा हमारा, वो हमारा बनेगा एक्स प्लस 1, राइट? दिस वैल्यू विल बी एक्स प्लस 1, एंड इफ दिस वैल्यू इज एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 प्लस 1, इट इज 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 आपकी वैल्यू क्या है? ए। हाँ जी, 1 2 3 4 6 हमारा ए ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? कोई कंफ्यूजन है किसी को? आई बिलीव कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं, 41वां सवाल। 41वां सवाल सेम पैटर्न पे जो कल आपने किया था, 11 7 18 10 8 18, जहां वैल्यू करीब होगी वो मान ज्यादा होता है, 4 और यहाँ 2, पहला सही है, यहाँ करीब है तो स्क्वायर करोगे ये बड़ा हो जाता है। 17 4 6 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, सम बराबर है 28 28, जहां अंतर कम है वो वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ उल्टा रिलेशन दिया है, तो ओनली 1 करेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यहाँ कुछ वैल्यूज का कंपैरिजन है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। पहले में रूट 12, क्यूब रूट 16, फोर्थ रूट ऑफ 24, तो आप कैसे करोगे? 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3, 24 की पावर 1/4 हम लिखेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो जरा इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पहले पावर सेम बनाते हैं, 4 3 2 12, 12 बनेगा तो ये बनेगा 12 की पावर 6 की पावर 1/12, यहाँ हमारा है 16, 16 की पावर क्या लिखेंगे यार, यहाँ 1/12 बनाएंगे तो यहाँ 4 आएगा क्योंकि 1/3 रहे, 24 की पावर यहाँ 3 है तो ये वैल्यू हमारी 1/12 बन जाएगी, तो 1/4 ही रहेगा। अब देखिए 12 की पावर 6, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3 को हमें कंपेयर करना है। एक मजेदार बात बताऊं कि ये 12 की पावर 6 जो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम अगर 2 की पावर में मैं मूव करूं लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 2 की पावर 16 बनेगा एक्चुअली, और ये वैल्यू हमारी क्या है? 12 की पावर 6, ये हमारा है 24 की पावर 3। अब आप ड्रॉप कर दो पावर्स को, 1/12 सब जगह सेम होगा, तो वी कैन ड्रॉप इट कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स कंपेयर एंड सी एंड थिंक क्या होने वाला है। ये वैल्यू हमारी क्या है?
144 का क्यूब, राइट। या हम कह सकते हैं 12 का क्यूब 1728 है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 1728 का स्क्वायर है, एक ही बात है। 2 की पावर 16 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 12 जो होता है ना वो 4096 होता है, और उसमें भी हमारा 16 और है मेरे पास, तो यहां मैं लिख रहा हूं 16 इंटू दिस। 24 का जो क्यूब है वो 25 के क्यूब के आसपास होगा, क्या सुनो, होगा कि नहीं होगा? 24 का क्यूब 25 के क्यूब के आसपास ही है, बट 24 का क्यूब निकाला जा सकता है। ये अरे क्या हो गया, ये इमरजेंसी कॉल है। 12 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728 इंटू 8, मैं लिखूं यहां पर 8 इंटू 1728। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसके आगे आपको मामला समझ में आने लगेगा, क्योंकि 1728 के स्क्वायर की अगर चर्चा करें तो मैं 1700 ही अगर इसको सोचूं तो ये 28900 बन जाएगा, एंड फिर एक 00 और लगेगा। अगर मैं इसको 1700 सोचूं तो ये वैल्यू 2890000 होगा। नहीं आया, अभी मैंने किया ही नहीं सवाल, कहां से आएगा आपके पास, वेट तो करो थोड़ा। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 64,000 के आसपास तो जा ही रही है, थोड़ा सा ऊपर है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1700 है, इसमें 10 का गुणा भी नहीं हो रहा है। 1728 जो बनाया मैंने 12 का क्यूब, उसमें 8 का गुणा हो रहा है। तो 8 का गुणा हो रहा है, तो आप कहोगे ये मामला तो यार 13-14 हजार के आसपास अटका रहेगा, 14,000 के आसपास है वैल्यू, राइट। नाउ लुक एट द कंपैरिजन, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा है, ये लाइक दैट, दिस इज द ऑर्डर। पहला सवाल बिल्कुल सही है, नो कंफ्यूजन एट ऑल दैट। पहले में अब किसी ने पूछा था ये पावर में 6 कहां से आया, ये अभी तो डिस्कस किया था मैंने। एक में इतना टाइम लगेगा क्या भरत जी, अब यार ये कैसी बातें करते हो आप लोग, हर सवाल 10 सेकंड का नहीं होता है, पहली बात। और एक बात प्लीज देखिए, हमने 42 सवाल किए, अभी आपने एक सवाल किया वो छोटा था इसी पैटर्न पे, ये वाला सवाल। कुछ सवाल बड़े करने पड़ेंगे ताकि आदत बने, वो एक सवाल में 3 सवाल होता है, एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो डोंट डू लाइक दैट कि क्या इतना टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, आप कैसे सोचते हो, ये आपकी थिंकिंग का फ्लॉ, इसको समझो। एक सवाल अगर आपको दिख रहा है कि 2 मिनट लगेगा, तो आपका एजम्पशन ये होता है कि एग्जाम में 25 सवाल सब में 2-2 मिनट लगने वाला है, तो प्री में 1 घंटे में मेरे को 50 मिनट में तो मैथ ही होगा हमारा। ये कितनी बेवकूफी भरी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग गलत यही करते हैं कि हम लोग जनरलाइज करने में एक्सपर्ट है, राइट। और हम जनरलाइज कहां से करते हैं, पर्टिकुलर से, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस तरह से जनरलाइज करते हैं कि भैया एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगा, तो 25 सवाल में 50 मिनट लगेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन में 15 सेकंड लग रहा है, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा 25 क्वेश्चन में तो सिर्फ 7.5 मिनट लगेगा। आप देखो, कभी ऐसा सोचते हो क्या, नहीं सोचते हो आप। ये हमारी थिंकिंग का फ्लॉ है। जहां एक सवाल बड़ा दिखेगा घबराहट होगी, हमें लगता है पूरा पेपर ऐसे ही आएगा। वी जनरलाइज द पर्टिकुलर व्हेन देयर आर एडवर्स कंडीशंस, नॉट डू दैट ना, वन ऑफ द क्वेश्चंस। अगर पेपर में एक सवाल ऐसा आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि जो पेसिमिस्टिक व्यू है, हमारा जो माइंड होता है वो पेसिमिस्टिक व्यूज को अट्रैक्ट करता है। और इसका रीजन है, इसका मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं आपको, इवोल्यूशनरी रीजन है, समझिएगा। इवोल्यूशनरी रीजन ये है, अंडरस्टैंड दिस। एक टर्म लिख रहा हूं थ्रेट, एक टर्म लिख रहा हूं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो भी स्पीसीज थ्रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी देन अपॉर्चुनिटी, कंसीडर जब हम ऐसी सेटिंग में नहीं रहते थे जहां घर में बैठे हैं और हमारे घर में बाघ नहीं घुस सकता, शेर नहीं घुस सकता, चीता नहीं घुस सकता, जब हम जानवरों के बीच में रहते होंगे, जब कोई सेटलमेंट नहीं होगा इस तरीके का, तो उस समय क्या हमारी लाइफ में कांस्टेंट थ्रेट होता था? यस। जो स्पीशीज थ्रेट को ज्यादा सीरियसली या ज्यादा अर्जेंटली एड्रेस करती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते थे देन अपॉर्चुनिटीज। आप सोचो कि अपॉर्चुनिटी है, मान लिया कि आपको कोई छोटा जानवर दिख रहा है मारने को, लेकिन आप अटेंटिव हो कि थ्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो स्पीशीज थ्रेट को लेके ज्यादा अटेंटिव होती हैं देन अपॉर्चुनिटीज, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे। हमारा पूरा इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। तो हम वो स्पीशीज हैं जो हमेशा डरे हुए हैं, ऑल्दो अब हमें हमारे घर में बाघ नहीं घुसेगा, बट हमारा दिमाग हर चीज है ना स्कैन करता रहता है, भय कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है। वो आदत बनी हुई है, दिमाग की है आदत वो। तो ऐसे ही होता है सवालों में भी, जैसे एक सवाल आपको थ्रेट महसूस हुआ, आप उस पर इतना ज्यादा अटेंशन देते हो, घबरा जाते हो, और यहां पर आपको बड़ी पिक्चर क्रिएट करना है। और बड़ी पिक्चर ये है कि एक सवाल ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है, बाकी 29 सवाल और भी है पेपर में, राइट।
सो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी डज हेल्प टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ब्रेन, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फ्लॉज। और ये फ्लॉज सबके पास होते हैं। वी ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव व्यूज देन द पॉजिटिव व्यूज, राइट? ऑल राइट, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क यू कैन स्किप दैट, बच सकते हो आप। तो अब ये सवाल लंबा है, कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? कितने लोग क्लियर हुआ है चीज? ओ, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, क्लियर। अब सेम पैटर्न पे यार हमें दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, सेम पैटर्न पे हमें तीसरा ट्राई करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। करो जरा सेकंड ट्राई करो। सेकंड जब आप ट्राई करने जाओगे तो आपको मिलेगा 25 की पावर 1/3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 25 की पावर 4, क्योंकि आपको पता है ऊपर 1/12 बनेगा। यहां हम लिखेंगे 32 की पावर 3, क्योंकि ऊपर 1/12 बन जाएगा। फिर यहां हम लिखेंगे 48 की पावर 1/2, क्योंकि 12 बन जाएगा, मतलब 48 की पावर 2। अब हमें कंपेयर करना है इसको, 25 की पावर 4, 32 की पावर 3, 48 की पावर 2। थिंक अबाउट इट। 48 का स्क्वायर बहुत सरलता से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2304, कोई शंका ही नहीं है इसके बारे में, है ना? ये भी पता है मुझे कि 25 की पावर 4 इससे बहुत बड़ा होगा, इवन 32 का क्यूब इससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये 27,000 बनने वाला है। तो अब कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों का है, कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों का है कि इन दोनों में क्या ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर सही है तो ठीक, ये सबसे छोटा होगा, ये पता लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 25 की पावर 4, 32 की पावर 3, बताइए। अब 32 की पावर 3 जो है ये 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 15 है, और ये वैल्यू हमारी 625 का स्क्वायर है। 625 का स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। लेकिन आप निकालने के बजाय ना थोड़ा ऐसे देखो, बस 2 की पावर 15 को मैं लिख सकता हूं 4096, जो कि 2 की पावर 12 होता है, इंटू 8। तो मुझे दिख रहा है ये 32,000 के आसपास का मामला है। मे भी 100 और जोड़ दो, 100 इंटू 8, 800। लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्लियर कट मुझे दिख रही है कि 36 के आगे 4 जीरो। अंडरस्टैंड दिस, ये 36 के आगे 4 जीरो देगा यार, 3,60,000। तो ये क्लियरली बहुत बड़ा है, यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वाज करेक्ट, इवन सेकंड इज करेक्ट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो 4 3 6, 1/4, 1/3, 1/6, एलसीएम में 12 ही बनेगा। 9 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, तो 9 की पावर 3 की पावर 1/12, 15 की पावर 4, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 बनेगा, तो 24 की पावर 2 बनेगा। 24 का स्क्वायर दुनिया को आता है 576 होता है, लिख दो। 9 का क्यूब भी दुनिया को आता है 729 होता है, लिख दो। 15 की पावर 4 क्या होता है? 225 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा नहीं मैं, ये नेचुरली सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर सबसे बड़ा बीच वाली वैल्यू है 225 का स्क्वायर, डेफिनेटली बड़ा होगा, बिकॉज 200 का स्क्वायर ही 40,000 होता है। ऑल करेक्ट नहीं है, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट है। यस, दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट, तो सवाल आज इतने ही करेंगे। अब जरा थोड़ा सा डाउट्स ले लेता हूं मैं यार, डाउट्स नहीं लिए हैं, या अगर आप अलाउ करो तो 2 सवाल और कर लें, सेम पैटर्न पे है, थोड़ा सा फ्लो में ये पैटर्न हो जाएगा आपका। ये क्या लिखा है? अच्छा, हाँ जी, क्लियर, कर लें 2 सवाल और, इफ यू अलाउ। चलो ठीक है, 2 सवाल निपटा लेते हैं, सेम पैटर्न पे है, तो पहले उसको देख लो। जैसे यहां पर जो सवाल है 2/3√5, 3/2√5, 5/4√3। और देखो एक मजेदार बात है, यहां 2 3 हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर घट गया। अगर न्यूमरेटर बढ़ा है और डिनोमिनेटर कम हुआ है, ओवरऑल वैल्यू बड़ी ही होगी। तो इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर घट गया, 2√5 3√5 से कम है, तो डेफिनेटली इन दोनों का रिलेशन करेक्ट है। अभी जो 3/2√5 है और जो 5/4√3 है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहां क्या है, न्यूमरेटर भी बढ़ा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, तो हम सीधा नहीं बोल सकते कौन सा सही है। जब दोनों बढ़ते हैं ना तो मामला डाइसी होता है। स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड्स को, अगर स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9/4 पंचे 20, ये मिलेगा 25/4 चौके 16 3 48। अब मुझे देखना है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये बड़ी है, कैसे? देखो ये 20 के आधे से कम है, ये 24 के आधे से ज्यादा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 50% से अधिक है, कम है सॉरी, और ये वैल्यू 50% से अधिक है, बस। तो ये बड़ी हो गई।
और ये बड़ी होगी तो आप कहोगे ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बड़ी होगी तो ये बड़ी होगी। अब सेम आते हैं यहां पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इन दोनों को देखो, डिनोमिनेटर दुगना हो गया, न्यूमरेटर दुगने से ज्यादा हो गया, तो 3/2√5 से 7/4√5 बड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। यस, ये बड़ा है, तो इन दोनों का ऑर्डर लिखा है, बट ये कहां आएगा ये समझने की जरूरत है। तो मेहनत तो है ना। तो अब कंपेयर करना पड़ेगा यार, 3/2√5 और 2/3√3 को कंपेयर करना, स्क्वायर करेंगे तो 9/20, और यहां बनेगा आपका 2 दूनी 4/27। बड़ा कैसे यार, तुम्हारा डिनोमिनेटर सिर्फ 2 गुना हुआ, तुम्हारा न्यूमरेटर 2 गुने से ज्यादा हो गया। अगर दोनों 2-2 गुने होते तो बराबर होते। न्यूमरेटर 2 गुने से ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर 2 गुना हो गया, बड़ा होगा ना फिर तो। इनमें बताओ कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू आपकी दिख रही है बड़ी कि नहीं? यस, देखो यहां से यहां डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो ये वैल्यू बड़ी है। ये अगर बड़ी है तो दूसरा गलत हो गया, उल्टी बात है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो ओनली 1 है यहां पर। अगला सवाल देखिए, 44वां। 651/6, 171/4, 121/3 का वैल्यू कंपेयर करना है। करिए। पहला कैसे करेंगे, आप कहोगे ये वैल्यू है मेरी 6×6, 6×8 = 48 और 1/2 ऐसा बनेगा। 171/4 क्या बनेगा, 4×4 = 16। ये ऐसा है क्या, मतलब आई रियली डाउट। ठीक है, अगर ऐसा है तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्शन एक्शन इधर उधर हो गया, पावर में है क्या? मुझे भी वही लग रहा है कि पावर में है क्या ये। एनीवे, अभी ऐसे ही कर लो, 4×4 = 16, 4 दूनी 8, 3/4 ऐसा है, और ये है 40, 1/3। तो ये ऑर्डर तो ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा है तो। एक बार शीट में देख लेना पावर में है क्या। एलसीएम भी ले सकते हैं, वो भी एक तरीका है, ना भी लो तो चलेगा। 4 से, अब देखो इसमें तीनों में नंबर सेम थे तो पहला ही सही हो गया, ओनली 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो, बट डिवीजन करना भी आसान है यहाँ पर। क्यों डिनोमिनेटर सेम बनाना, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, सवाल इतने ही होंगे, अब देख लेते हैं डाउट्स किसके हैं। ओके, हाँ जी। ऑल राइट, चलो ये करके मैं डाउट्स लेता हूँ। यहाँ पर सवाल जो है वो देखते हैं क्या है। कौन सा सवाल है ये वाला। m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 4 5 6 7 leaves remainder 2 3 4 5, what will be the remainder when m is divided by 9। देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर है, 5 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना है, 3 रिमाइंडर है, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 है, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 है। इसमें हम बोलते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, क्योंकि सारे -2 -2 -2 आ रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो नंबर होगा वो होगा k टाइम्स एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 -2, इस टाइप का नंबर हो जाता है। 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे अब, तो ये 5 7 35 देगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 और 35 का एलसीएम कितना होगा, 420। ठीक है, तो ये हो गया k इंटू 420 - 2, आपका नंबर हो गया। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो आपको k को ऐसे रखना है कि आपको लार्जेस्ट नंबर मिले 4 डिजिट का। अब वो मेंटल जगलिंग थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी कि वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का ऐसा नंबर कौन सा होगा हमारा। तो आप जरा k को मेंटली सोचिए कि k को अगर मैं मान लिया 10 रखता तो मुझे 4200 मिलेगा, 20 रखूं तो 8400 मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 20 से तो ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 10,000 के करीब जाना है, क्योंकि 10,000 सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है, तो हमें 10,000 के आसपास जाना है। तो 25 रखेंगे तो हम 10,000 के ऊपर निकल जाएंगे, तो हम 25 भी नहीं रखना चाहते हैं। तो लेट अस गो लाइक दिस कि हम k को पहले रखते हैं 20। अगर आप 20 रखोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखते हैं। 20 रखोगे तो आपको मिलेगा 20 इंटू 420, ये हो जाएगा 8400। मैं सिर्फ इसकी वैल्यू अभी निकाल रहा हूं, बट अभी ये हाईएस्ट नहीं है। आप कहोगे इसमें संभावना है अभी और जोड़ने की, 420 कितनी बार मैं और जोड़ सकता हूं इसमें। आप कहोगे 1600 का स्कोप है, तो अभी मैं इसमें 1260 और जोड़ सकता हूं, 420 इंटू 3। इसेंशियली जो वैल्यू आपको मिल रही है वो 9660 मिल रही है, पता है क्या आपको, 420 इंटू 23 है। ठीक है, यहां पहुंच गए। इसके आगे अगर आप 420 जोड़ोगे तो आप आगे निकल जाओगे, 6 डिजिट 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा आपका।
तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो आपको मिलेगा इसमें 2 घटाने से मिल जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9658। ये वो नंबर है। अब इस 9658 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? आपको डिजिट सम निकालेंगे, 9 6 15 5 20 और 8 28। डिजिट सम को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है वही रिमाइंडर हमारा 9 से डिवाइड करने पे होता है। तो आंसर हो गया आपका 1। ये जिसका भी डाउट है केबी साहब प्लीज कंफर्म करें कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया या नहीं। यस और नो? 9658 इसका उत्तर आ गया। ओके फाइन, समझे कि नहीं? यस हाँ जी, आंसर 3 दिया था। नहीं, आंसर से कोई मतलब नहीं हमको, हमें प्रोसेस फोकस करना है, आंसर जो भी दिया हो। ओके क्लियर है कि नहीं? यस। आदित्य जी का कुछ डाउट है? एक मिनट, आपका डाउट खुलने में टाइम ले रहा है सर, एक मिनट रुकिए। इंपोर्ट कर दिया है मैंने, गोल गोल घूम रहा है मेरे एंड पे, आ गया शायद। ठीक है, तो देखो इस सवाल को, ऐसा सवाल हम एक कर भी चुके हैं। वी हैव डन ए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। इसमें करना क्या होता है, आप इसका एक ब्रैकेट बनाते हैं, 2 3 का सम 5 है। पहला काम तो आपको ये करना है, देखिए इसको तो मल्टीप्लाई करके ही आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, बट मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना तुम्हें बताता हूं, क्योंकि वही सबसे बड़ा काम है। आप √2 प्लस √3 माइनस √5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, इसको देखते हैं। होगा ये कि डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आएगा माइनस √5 का होल स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, यहां से खोलिए आप, 3 2 5 प्लस 2√6 माइनस 5, ये कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होकर आपका 2√6 आ गया। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो है √2 प्लस √5, यहां है √3 प्लस √5, और यहां आपके पास है √2 प्लस √3 माइनस √5। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड सिंप्लीफाई दिस। तो इसमें थोड़ा सा हेल्प आपको ये मिल सकती है कि जैसे पहले आप इन दोनों को कंबाइन करो, तो आप कहोगे मेरे पास है √2 प्लस √5, और इसको आप लिखिए √2 माइनस √5 प्लस √3, ऐसे लिखिए। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपके लिए, दिस इंटू दिस करिए पहले एक साथ, इसको इससे सीधा गुणा करेंगे तो ये बनेगा a² माइनस b² से 2 माइनस 5, सीधा बनेगा 2 माइनस 5, ये हो गया। फिर इसको √3 से अगर गुणा करेंगे तो आएगा आपका √6 प्लस √15, आपका ये ब्रैकेट हुआ। अब फर्दर इसको मुझे √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपकी 3 हो गई, 3 प्लस √6 प्लस √15, इसको √3 प्लस √5 से गुणा करो। मेहनत वाला काम है, लेकिन न्यूमरेटर का गुणा तो आप कर ही लोगे। डिनोमिनेटर मेन होता है रेशनलाइजेशन में, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना, वो मैंने कर दिया आपके सामने। तो आगे मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आना है आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक साथ एक काम को x दिनों में कर सकते हैं। अगर अकेले करेंगे तो ए उस काम को x प्लस 8 दिनों में करेगा और बी x प्लस 18 दिनों में करेगा। ए और बी एक साथ 5/6 काम कितने दिनों में करेंगे? देखिए इसका एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी प्रद्युमन, आपने टाइम एंड वर्क लग रहा है ठीक से कवर नहीं किया है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर a प्लस बी किसी भी कार्य को एक साथ x दिनों में करते हैं, ए अकेले मान लिया x प्लस 8 दिनों में करता है, बी उसको अकेले x प्लस 18 दिनों में करता है, तो ए और बी जो मिला के इसको x दिनों में कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यही होती है √8 इंटू 18, ये 12 के बराबर होता है, x 12 आ गया। ठीक है, यानी ए और बी मिलके इस काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको 5/6 काम करना है, तो 12 दिन नहीं लगेंगे 5/6 काम को करने में। कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। अगर आपको 5/6 काम कराना है तो 12 दिन के बजाय 5/6 नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो 10 दिन लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपकी थियरी में पढ़ाई गई है, राइट? हाँ जी, क्लियर है या नहीं? आदित्य मैंने ये सवाल आपका भी कर दिया, आई थिंक आपने ये डाउट 2 बार डाल दिया था, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने। आज कितनी बार डाला है आपने? अरे डाउट ये हो चुका है ना ये आपका डाउट। ओके, अगला सवाल देखते हैं। शुभाशिनी जी का सवाल है, इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, देखिए सबसे पहले देखो 99 सब में दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो 99 बाहर आ जाएगा। कितनी बार बाहर आएगा? आप कहोगे 11 है, 13 है, 15 है, 67 है, तो कितनी बार है ये कैसे काउंट करेंगे? 11 13 15 67, ऐसे है ना? तो डॉट डॉट डॉट, ये एपी है कि नहीं है? 11 2 13, 13 2 15 ऐसे करके 67, तो जितने टर्म 11 13 15 67 में होंगे उतनी बार 99 तो है ही है।
तो ये कैसे निकलेगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स? आपका निकलेगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये कल बताया था मैंने फॉर्मूला। 67 में 11 जाएगा, 56 बटे 2 28, 28 और 1 हो गया 29, तो n की वैल्यू 29 आ गई। तो 99 29 बार आया है, पहले तो आप ये लिखिए, प्लस आप 1/99 कॉमन लीजिए, और ये कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? यही 11 प्लस 13 प्लस 15, और आपने अभी कैलकुलेट किया है कि इसमें 29 टर्म्स हैं, राइट? ये एपी के सम का फॉर्मूला लगा लो आप, तो 99 इंटू 29 हो गया, प्लस एपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 इंटू 2a, और देखो 99 ऑलरेडी था पहले से, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये 99 ऑलरेडी था, 1 अपॉन फिर n/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a 22 प्लस n-1 यानी 28 इंटू d इंटू 2। ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन है। फाइनल कैलकुलेशन थोड़ी भयावह दिख रही है, बट उतनी ज्यादा है नहीं, घबराना मत। ये 56 और 22 बना 78। अब फाइनल जो कैलकुलेशन करनी है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसको देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो ये 99 इंटू 29 तो चलो हाई है। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या? आप कहोगे 2 से काटेंगे तो यहाँ 39 बनेगा, ठीक है। 3 से कैंसिलेशन और हो सकता है, ये 13 बनेगा, और यहाँ आपका वैल्यू 33 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको 99 इंटू 29 करना है, प्लस ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आई 13 इंटू 29 बटे 33, राइट? हाउ डू वी डू दैट? अब 33 आपका एलसीएम बनेगा यहां पर। आप ये भी कहोगे कि 29 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 29 आप चाहो तो दोनों में से बाहर निकाल लो, तो यहां आपको 99 मिल रहा है, और ये 33 का इसमें गुणा होगा, तो 99 इंटू 33 बनेगा। 29 यहां से कॉमन निकाल चुके हैं हम, तो ये वैल्यू हमारी 13 बनेगी, ऐसे। दिस इज द होल कैलकुलेशन नाउ। अब इसको कैसे सिंपली करेंगे इसके आगे, ये 99 को हम मानेंगे 100 माइनस 1, तो ये 3300 माइनस 33 बनेगा। 3300 माइनस 33 13 से उड़ेगा, 3300 माइनस 20 बनेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 29 इंटू 3300 माइनस 20 बटे 33। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो मिलेगा 29 यहाँ 87, तो ये 870 और 87 जोड़ेंगे, 9 8 7 15, 95700 माइनस 580, 120 आ गया, 9 5 120 बटे 33। दूसरा थोड़ा कैलकुलेशन है इस सवाल में, बट यू कैन डू इट, ठीक है, लाइक दिस। तो चलो बाकी सवाल आपका फिर अगली क्लास में ही करेंगे। तो अपडेट बेटा यह है कि कल शाम को आपकी कोई क्लास नहीं है, राइट? इंदौर आए तो इन्फॉर्म करना, मिलने आएंगे। युवराज जी जरूर बताऊंगा मैं आपको, फॉर श्योर 100%। पायल जी करिए मैं इस क्लास में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप अच्छे से क्लास को फॉलो करिए। कल बेटा कोई क्लास नहीं होगी, फिर से अपडेट करता हूँ। सैटरडे को शाम को आपकी क्लास 6 बजे होगी, जहां हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे। संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, और उसमें हम इस सीक्वेंस सीरीज और सिंप्लीफिकेशन को करेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो बाकी अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे।